मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। आज का जो पॉडकास्ट है वो है द कनेक्शन विद द नेचर। इसके ऊपर जो है आज पॉडकास्ट होगा। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि नेचर से कनेक्ट होने के बावजूद भी हमें ये समझ नहीं आता पहले तो हम कनेक्टेड हैं कि नहीं हैं। दूसरी चीज़, लॉजिक क्या है इसके पीछे। अगर आपको कनेक्शन फील होता है तो लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्या है। तो इसके ऊपर पूरी चर्चा होगी। तो जब मेरी यात्रा स्टार्ट हुई थी ध्यान की और आत्मज्ञान की, तो मैं अपने कॉलेज में जब जाता था तो कॉलेज से वापस आते वक्त 5 बजे मैं हॉस्टल से, अपने रूम से निकलता था। और हॉस्टल का जो टॉयलेट था वहाँ पे मल्टीपल वॉश बेसिन लगे होते थे और ऊपर उसके शीशा होता था। तो वहाँ पे अपना मुंह हाथ धोला, फेस वॉश किया, उसके बाद अपना वापस हॉस्टल में आ गए, जो रूम था हमारा हॉस्टल का। वैसे तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे था और मेरा जो टॉयलेट था वो 4 रूम छोड़ के राइट साइड पे था। और उस वक्त जो जीवन था वो बहुत ही आसान लगता था, जीवन बहुत हल्का लगता था। पैसों की चिंता होती नहीं थी और सिर्फ ये देखना पड़ता था कि सेशनल्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, या पढ़ लो और या गर्लफ्रेंड बना लो, और सैटरडे है तो क्लब चले जाओ, कोई दोस्त है उसके साथ चले जाओ, और क्लास में कोई लड़की पसंद आ गई, उससे बात कर लो। और बस यही एक जीवन जो था वो चलता था। और कॉलेज के वैसे तो मेरे काफ़ी किस्से हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ा किस्सा था जो सेकेंड ईयर की बात है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो मैं, एक मेरा फ्रेंड था, उसका नाम था, नाम तो नहीं बता सकता। और उस फ्रेंड के साथ मैं, एक बार क्या हुआ, तो उसने पूरी कहानी मुझे बताई कि एक लड़की है डेंटिस्ट में यानी BDS में लड़की है। हम तो इसमें थे, क्या बोलते हैं, पैरामेडिकल में थे, अलाइड साइंसेस में। तो मेरा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट था, यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये सब जो होते हैं, तो वो मेरा डिपार्टमेंट था। OT डिपार्टमेंट था, पर BDS अलग डिपार्टमेंट था, MBBS अलग डिपार्टमेंट था। MBBS की जो लड़कियां थी वो 22-21 साल की होती थी जब आती थी, तो BDS की लड़कियां 18-19 साल की होती थी उस वक्त। मेरी जब उम्र थी, जब मैं गया था, तो मैं 21 साल का था, क्योंकि 12th के बाद 10th मेरा एक बार रिपीट हो गया, और उसके बाद 12th भी मेरा शायद 12th के 1 साल बाद में गया था। तो इसी वजह से मैं, जो मेरा 12th था वो ख़त्म हुआ ऑलमोस्ट 19 साल की उम्र में, और 1-2 साल मैंने इधर उधर शायद ये सब किया था। मुंबई में था, मुंबई से आया, फिर उसके बाद मणिपाल गया, वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट करी। तो ये था पूरा का पूरा मामला। तो एक बार की बात है, जो बिफोर रियलाइजेशन यानी प्री रियलाइजेशन जो टाइम है उसका बता रहा हूँ। तो इसका पूरा प्लान ये था मेरे दोस्त का कि एक लड़की है BDS में, और ये कभी भी सुंदर लड़की नहीं पटा पाता था, क्योंकि ये खुद देखने में एकदम से गधा टाइप का था और ये नहीं पटा पाता था लड़कियां। ये तो जो अच्छी दिखने वाली लड़कियां थी वो जल्दी सेट हो जाती थी। तो उसने अपना टिंडर वगैरह पे डाल रखा होगा। तो उसमें टिंडर बहुत पॉपुलर था हमारे उसमें कैंपस में, नया नया आया हुआ था, जस्ट फ्रेश आया था, 1-2 साल हुए थे, काफ़ी पॉपुलर था, मतलब लड़कियां चाहिए तो टिंडर। तो टिंडर में उसने बनाया प्रोफाइल और लड़की से बात करना चालू किया। मेरी तो उससे दोस्ती थी, तो बोलता है कि यार इसने ना मेरे को बर्थडे पे बुलाया हुआ है, एक पूरा का पूरा इसने क्लब बुक कर रखा है, DT नाम था उसका। तो DT क्लब बुक कर रखा है इसने, मेरे को बुला रखा है, तो तू चलेगा क्या। मैंने कहा चलते हैं। कहता फ्री की दारू होगी, चलते हैं। तो हमारा प्लान बन गया जाने का, और हमने भाई कपड़े वपड़े पहन लिए अपने, और हम भैया फ्री की दारू पीने चले गए। अब मेरा पेट खाली था, मैं चला गया दारू वारू पीने के लिए। तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में काफ़ी दारू पिया इसके साथ, मैंने काफ़ी दारू पिया। फिर थर्ड ईयर में अकेले पीना स्टार्ट कर दिया था। तो सेकेंड ईयर की बात बता रहा हूँ आपको। तो हमने गए और उसके बाद ये मामला सेट हुआ पूरा। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे काफ़ी और लड़कियाँ थीं, तो सब बात करते थे, इंटरेक्शन करते थे, पर मेरे को बात करना आता नहीं था, तो मैं दारू ही पी रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने वोडका ली। वोडका को उन्होंने डाला शॉट्स में,
और शॉर्ट्स पिए कम से कम 6-7 मैंने, नहीं 6-7 नहीं, 5, हाँ 5 के आसपास शॉर्ट्स किए मैंने खाली पेट। उसके बाद विस्की चल रही तो मैंने कहा विस्की भी लाओ, विस्की पी डाली, कम से कम 3-4 पैक विस्की पी ली। उसके बाद बियर पी ली एक, ठीक है। और उसके बाद एक लड़की थी, मैं उससे बात कर रहा था, पता नहीं क्या मैंने बात करी, मैं हिल रहा हूँ हाँ ये वो ऐसे करके, देखिए कुछ भी बात कर रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ एक लड़की थी, मैं उससे बात अप्रोच कर रहा था बात करने के लिए कि मेरी भी एक कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, बढ़िया। और उसके बाद वहाँ से निकले बाहर, रात की बात है, वही 10 साढ़े 10 की बात है तो, और जैसे ही मैं निकला मैं नीचे गिर गया क्लब के सामने ही। मुझे आज भी याद है, ब्लैकआउट हो गया था, खत्म। और फिर आदित्य मेरा जो दोस्त है उसने मेरे को उठाया, एक बंदा था आदित्य नाम था उसका, उसने मेरे को उठाया, कहता अरे पार्थ क्या हो गया, वो उधर का था, वो तिब्बत साइड का, इधर ये आसाम साइड का था। तो उसने उठाया, अरे उठा 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 उठा। अब ये लोग घोंचू लोग मेरे को वहीं पे हॉस्टल में या होटल में ले रहे हैं, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड था जिसकी गर्लफ्रेंड थी वो तो साला ऊपर ही सो गया, वो ऊपर ही सो गया अकेले होटल में, ठीक है। और क्योंकि उसको पता था उसको चढ़ गया, तो वो अपना गया और इतना ज़्यादा उसने पी रखी तो वो ऊपर सो गया। उसके बाद सुबह उठा और बिना पैसे वैसे दिए साला चला आया। मतलब कहता है मैं जा रहा हूँ, जरा मैं बाहर जाता हूँ, एक चाय वाले ने जा रहा हूँ, कुछ लेने जा रहा हूँ, और लेके बिना पैसे दिए भैया फरार। होटल वाले भी सोचे कि भाई क्या है। बाद बताता, मैं तो ऐसे ही आ गया, सुबह उठा, मैंने कहा मैं जरा जा रहा हूँ, जरा कुछ बाहर कोई दोस्त था मैं मिल के आता हूँ। भाई चला गया। आधार कार्ड लिया नहीं था, उन्होंने सोचा था कल लेंगे, अभी लड़का सो रहा है, सोने दो। तो ये मामला सेट हुआ। मेरे को आदित्य ने उठाया, जैसे तैसे ऑटो में बैठाया। मैं उस वक्त 75 kgs का था, 76-75, तो आई थिंक हल्का ही था। उसके बाद हॉस्टल में सामने मेरे को इन्होंने रखाया, उसके बाद अंदर गए और मैं हॉस्टल में केयर टेकर था उसके सामने नीचे गिर गया, हॉस्टल केयर टेकर के सामने। उसके बाद फिर मेरा रूम जैसे तैसे खुलाया इन लोगों ने, और रूम जैसे खुला मेरे शूज़ वगैरह रखे हुए थे, मैं शूज़ पे गिर गया और मैं शूज़ पे ही सो गया। फिर केयर टेकर ने उठवाया मेरे को, फिर मेरे को बेड पे लेटाला। सुबह मैं उठा, दरवाज़ा खुला हुआ था हॉस्टल का, और मेरे मुंह पे मिट्टी लगी हुई थी, तकिया वकिया पे लगी हुई थी। मैं उठा और केयर टेकर ने कहा कि आपकी कंप्लेन कर दी हमने। और उसके बाद अगले दिन क्या हुआ कि उसके 2 दिन बाद हमने दोबारा रॉयल स्टैग खोली हॉस्टल में। और उसके बाद मैं और ये जिसका जो लड़का था बैठे हुए हैं, भाई केयर टेकर का नॉक आ गया, टक 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 टक, खोलो। पता नहीं किसी खबरी ने खबर दे दी। इस साले हॉस्टल में ना ये बहुत दुष्ट लोग होते हैं, कोई बता देंगे अरे ये लोग तो पी रहे हैं ऊपर, वहाँ बता दिया किसी ने। उसके बाद खोला, अब भैया बोतल मैंने छुपाया नहीं, बोतल मैंने खिड़की के बाहर रख दिया। वो गया सूंघते हुए, उसको महक तो आई गई थी क्योंकि रॉयल स्टैग जो है वो महकती है। तो वो गया भाई, देखा तो ठंडन खोबाल, बोतल पकड़ ली, मेरे को बुलाया। तो मेरे और इसको भी बुलाया साथ में, लड़के को भी जो मेरा दोस्त था। बोलते हैं भैया आपको मेन ऑफिस जाना पड़ेगा चीफ वार्डन से मिलने। ठीक है, अगले दिन गए चीफ वार्डन से मिलने। चीफ वार्डन चिल्लाने लगा हमारे ऊपर, सामने खड़े हुए, समझ नहीं आता तुमको, एंड यू मिस्टर पार्थ कम हियर, स्टैंड राइट इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने कहा यस सर, सॉरी। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? अपने आप को क्या समझते हो तुम लोग समझते क्या? सबसे पहले तो ये आदमी जो है, एक बार पकड़ा गया हॉस्टल में तुम्हारे साथ दारू पी रहा था, और तुम 1 दिन पहले 2 दिन पहले क्लब से आए हो, केयरटेकर के सामने गिर गए, उसके बाद केयरटेकर ने तुमको उठाया, और उसके 2 दिन बाद फिर तुमने दारू पी लिया। मतलब तुम लोग को कोई शर्म ही नहीं है, तुम लोग को कोई वही नहीं है, तुम लोग को कुछ कोई 1% किसी चीज का डर नहीं है। यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, ऐसे करके चिल्लाया। ठीक है, इस लड़के को तो दोनों को पेरेंट्स बुलाओ। तो पेरेंट्स आए। मैंने कहा अरे सर जाने दीजिए, माने नहीं। फिर मेरे को भेज दिया डिपार्टमेंट में। अब डिपार्टमेंट के फैकल्टीज भी, डीन भी चिल्ला रहा है, मेरी एचओडी भी चिल्ला रही है मेरे ऊपर। तो पूरा किस्सा ये जो था हुआ, और एचओडी के सामने तो हम लोग बाथरूम की चप्पल पहन के चले गए दोनों,
और डीन के ऑफिस में हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे डिपार्टमेंट का जो पूरा डीन, हमारा जो फील्ड था यानी पैरामेडिकल का, तो पैरामेडिकल का अलग डीन होता है। सबसे पहले चीफ वार्डन होता है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हैंडल करता है, मतलब सारे के सारे जो स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि MBBS अलग हो गया, BDS अलग हो गया, MIT अलग हो गया, इंजीनियरिंग का अपना अलग विभाग हो गया। वैसे तो वो हमारे साथ नहीं थे, तो सारा जो बायोलॉजी वाले सारे थे, जैसे कि फार्माकोलॉजिस्ट हो गए या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गए, तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे हमारे। तो हमारा भी पैरामेडिकल डिपार्टमेंट था। तो पैरामेडिकल में बहुत सारे और भी स्ट्रीम्स आते हैं। CVT आ गया आपका, कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी में आ गया आपका, MIT आया, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी आ गया आपका, फिजियोथेरेपी आ गया आपका, स्पीच थेरेपी आ गया आपका, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आ गया। तो ऐसे हमारा था पैरामेडिकल लाइन में। और उसके बाद क्या हुआ कि हमें डीन के पास भेज दिया। तो पैरामेडिकल के जो डीन थे उनसे हमें मिलना था, और हमारी HOD बैठी हुई है, सेबेस्टिना मैम नाम था उनका। हमारे डीन सर बैठे हुए, राजशेखर सर। और उसके बाद इनका जो डीन है, जो मेरा दोस्त था उसका भी डीन था, उसको बुलाया गया। उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो ये शायद उसमें था, NMT में था, न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजी करके ऐसा कुछ था। तो इसको बुलाया। अब हम स्लीपर्स पहन के चले गए, वहां पे हम खड़े हैं, अंदर घुसे, मैं आई कम इन सर। हाँ, तीनों बैठे हुए हैं, उनके डीन, एक डीन बैठे हुए हैं, हमारी मैम बैठी हुई है, और वो बैठे हुए सामने खड़े हुए। What is the complaint I am hearing about you guys? You just Chief Warden was telling something that you guys are drinking in the hostel. What the hell you are thinking about yourself? First of all, tell me no. अरे सर कुछ नहीं, नथिंग सर, कुछ हुआ नहीं। वो एक्चुअली क्या हुआ कि सर वो थोड़ा सा मन कर रहा था तो पी लिया। तो मन कर रहा था तो पी लिया का क्या मतलब होता है? हाँ, क्या उम्र है तुम्हारी? मैंने कहा सर 21। और इसकी क्या उम्र है? 21 बताया। ये तुम लोग की उम्र है पीने की कोई? तुम लोग यहाँ पे अपना करियर बनाने आए हो, अपने बाप का पैसा उड़ाने आए हो, यहाँ पे दारू पीने आओ बाप के पैसे की अपने तुम लोग? ये तो मैंने कहा सर अरे उससे गलती हो गई। एंड व्हाट द हेल इज दिस आउटफिट? यू आर कमिंग इन बरमूडास एंड स्लीपर्स? हो तो घर के बरमूडा और स्लीपर पहन के आओ। तुम डीन के ऑफिस में जूता पहन के नहीं आ सकते हो? ये फॉर्मल कोई तरीका है? तुम लोग क्या परचून की दुकान पे आए हो? यू आर कमिंग ऑन जनरल स्टोर। स्लीपर को लेकर इतना बवाल किया उसने। मेरी मैम कहती है कि आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम पार्थ। मैं पार्थ से कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि पार्थ ऐसा तुम कर सकते हो। उसके बाद ये खत्म हुआ। आई हैव टू कॉल योर मदर और फादर, कोई एक चीज आपको आनी चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स को बुलाया, और मेरा तो दोस्त था वो तो एक ही बार फंसा था, तो उसको नहीं बुलाया क्योंकि वो तो हो गया, सो गया था होटल में पहले वाले इंसिडेंट में। तो वो हॉस्टल आया ही नहीं था उस दिन। और मैं आ गया था, मेरा जो फ्रेंड था आदित्य वो ले आया था मेरे को, हमारा जो म्यूचुअल फ्रेंड था वो ले आया था। तो ये चक्कर फंस गया। अब मेरे तो बुलाने, उसको छूट मिल गई कि इसको तो बुलाना ही बुलाना है, मतलब इसको नहीं बुलाना, इसको तो बुलाना ही बुलाना है। तो मैंने अपने मदर को कॉल किया, मैंने कहा मम्मी देखो ऐसा पावला है। कहती है तुमसे यही उम्मीद थी, कोई मतलब नहीं, ठीक है मैं आ रही। उसके बाद मेरी मदर आई, डीन से बात किया, सबसे बात किया। और उसके बाद मेरे जो डीन है वो कहते हैं कि एसोसिएट डीन थे, वो वाले डीन नहीं, राजशेखर सर नहीं थे, दूसरे डीन सर थे, उनका नाम साहू सर था शायद। तो साहू सर थे या कोई एक और सर थे, उन्होंने बोलते हैं कि आई एम हिज फैन, इसने पैरलॉन में गाना गाया था और ये बहुत ही अच्छा गाना गाता है, आई एम हिज फैन, और ये ऐसे कैसे तुम कर रहे हो, तुम्हारी आवाज़ भी खराब हो जाएगी। मैंने कहा सर वो अब क्या करे, गलती हो गई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हॉस्टल में गए, मेरे मदर कहती है तुमको अगर बियर वियर पीना मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं बना। अरे मंगाओ, तो मंगा लिया। तो भैया मम्मी के सामने मैंने कह रही जाओ उस कमरे में जाके पियो। मेरे घर वाले ऐसे ही है भैया, कोई टेंशन नहीं, पियो। तो ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी खतरनाक हुई, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं एंट्री किया था 2014 में, अपने मुंबई से फेलियर लौटा घर कानपुर में मेरे घर वालों ने डिस्कस किया कि इसको पढ़ाई करवानी है, तो इन लोगों ने मेरे को भेज दिया कर्नाटका मणिपाल, और वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी। तो जब मैं पहली बार लैंड हुआ था तो इट वॉज टोटली डार्क, द क्लाउड्स वर सो डार्क, द ब्रीज, द हवा, इट वॉज सो फास्ट दैट कि मेरे को उड़ा जाएगी। तो तुरंत एयर होस्टेस ने बोला कि आप निकलते ही सीधा आपको भागना है, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है और तूफान आने वाला है। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये होता है नेचर, क्योंकि मैं यूपी का लड़का हूं और वहां पे इतना एक्सट्रीम में वेदर नहीं देखा था मैंने।
लेकिन पहली बार जीवन में अपने ऐसा वेदर मैंने देखा, और इतनी हरियाली, इतना अच्छी हवा। फिर हमने बुक करी 1400-1500 रुपये की, हमने एयरपोर्ट से टैक्सी बुक करी, हम गए वहाँ पे रुके। मेरा एडमिशन होने वाला था कॉलेज में, और एक होटल था, वहाँ पे हम रुके। और उस होटल में जहाँ हम रुके थे, जब मैं रुके थे हम लोग, तो 2 दिन, तो एक दिन तो हम रुके थे, अगले दिन मेरा एडमिशन था। तो मैं अपनी मैम से मिला, जो डिपार्टमेंट के सर थे उनसे मिला, HOD थी उनसे मिले। उसके बाद हमें एडमिट किया गया। हमें मतलब बोला गया कि आपको ठीक है, पार्थ इज सेलेक्टेड एंड यू कैन जस्ट गो फॉर द दिस थिंग। एंड आज भी मुझे याद है कि मैं उस होटल में ये सोच रहा था बैठ के कि यार कॉलेज में ना बस एक अच्छी से सुंदर सी लड़की मिल जाए, मज़ा, एक गर्लफ्रेंड मिल जाए, मतलब मज़ा आ जाए। सुंदर तो नहीं, बट गर्लफ्रेंड मिल जाए, मज़ा आ जाए यार। और वही मैं सोच रहा था। और जब उन्होंने मेरे को लिस्ट दिखाई कि ये इतने लोग हैं, मेरी मैम थी, शाली मैम नाम है उनका, उन्होंने कहा कि ये देखो पार्थ, ये तुम्हारे क्लासमेट्स हैं। तो ये देखा, तो मैंने सबके नाम देखे, और सबका नाम, मैंने कहा यार इसमें बहुत सारी लड़कियाँ हैं। और मैं यही देख रहा था कि इसमें कोई लड़कियों के कितने नाम हैं। मैं इतना ज़्यादा दुष्ट था कि मैं बैठ के, मैम मेरे को नाम दिखा रही है कि क्लासमेट है तुम्हारे, देखो तुम्हारा रोल नंबर 14 है, और ये है। और मैं उसमें लिस्टों में नाम देख रहा हूँ, लड़कियां कितनी है, लड़के कितने हैं, मैं ये देख रहा था। और उसके बाद फिर मेरा एडमिशन हुआ, और मैंने पहली बार जब वो जो 4-4.5 साल मेरे वहाँ बीते कर्नाटका में, मुझे एक्सट्रीम वेदर और एक्सट्रीम जो नेचर है वो उसका करने का मौका मिला। उस वक्त फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं हुआ करता था, तो ऐसा नहीं है कि आप हॉस्टल चले गए और आप एकदम से बस बैठे हुए हैं देख रहे हैं। फेसबुक था, वह इंस्टाग्राम 2013 में आया था, बट ये रील्स वगैरह जो थी ना, जिसकी वजह से अभी इतना गंदा माहौल चल रहा है, ये नहीं था। तो क्या होता था, आदमी एकदम ऐसे भी सोशल मीडिया से नहीं था, एकदम बस ऐसे देखते थे, हाँ फोटो लाइक कर दिया और बस इतना ही था। वो गाना अपलोड कर दिया, गाना गा के अपलोड कर दिया यूट्यूब पेज पे, बस यही था। और यूट्यूब था, स्क्रीन्स जो होती छोटी होती थी उसमें 2014 में फ़ोन्स की, तो इतना भी नहीं था जितना अभी इतना एडिक्शन हो चुका है कि वायरल होना है, और उसके बाद नग्न लड़कियां नाच रही हैं रील पे, आदमी उसी में घुसा हुआ है। तो ये सब नहीं होता था। तो जैसे तैसे ये ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया, और दारू वारू जो है ये मामला ख़त्म हुआ इसका। तो मेरी जो मैम थी वो कहती हैं मेरे से कि बाद में 1 हफ्ते बाद कहती हैं कि पार्थ, हम लोग भी पीते, लेकिन हम लोग ना पार्टी में नहीं पीते, हम लोग कॉलेज में नहीं पीते, हम लोग पार्टी में बुलाते हैं, हमको पीते हैं, हमें भी पीना है, हम भी पीते हैं, सब पीते हैं, कोई ऐसा नहीं जो नहीं पीता है, ठीक है। लेकिन तुम हॉस्टल के अंदर पियोगे तो इट विल गो इन योर ग्रेड। सो वो सब रिफ्लेक्ट होता है। कॉलेज एक आपको लेटर देता है, जबकि वो लेटर आज तक नहीं मिला मुझे कि कैसा था ये बंदा हमारे कॉलेज में, इसका उसके बारे में एक फीड होता है जो शायद स्टोर होता है कॉलेज के पास होता है, या मिला नहीं, जो भी था। तो मैंने आके इनको बात बताई, जो मेरी फ्रेंड्स थी। मैंने कहा भाई, तुम सब हंस रहे थे बैठ के कि भाई मैम ऐसे बात बोल रही, सब पीते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मेरे से बोल रही थी। तो ये सब कॉलेज की मेमोरीज थी। अच्छा, ये सब चल रहा था, लेकिन बैकग्राउंड में एक तन्हाई का आलम और एक जो लोनलीनेस थी वो भी चलती जा रही थी। और कहीं ना कहीं रोज़ सुबह उठो, 7 बजे उठो, बाथरूम जाओ, ब्रश करो, पॉटी करो, और उसके बाद फ्रेशन अप हो, फिर वापस हॉस्टल में आओ, उसके बाद वापस फिर उठो, फिर मतलब हॉस्टल में आओ, उसके बाद मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, फिर वहाँ से अपना तैयार व्यार हुए जल्दी से। तो 8 बजे हमारे जो है डाइसेक्शन क्लास होती थी शुरू में, जहाँ पे हमें आपको बताया था मैंने, लाश के सामने हम पेटीज खाते थे बैठ के। तो ये सब था। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारी हुई। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब मामला सेट हो रहा था, तो 3rd ईयर के आसपास साउंड ऑफ साइलेंस की जो है उपासना करना मैंने चालू कर दिया। यानी मैं जो साधना था उसमें थोड़ा सा एक्टिव हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब कुछ था। आज भी मुझे अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ, वो लाइफ टाइम बहुत अच्छा था, मेरा कॉलेज का जो टाइम था बहुत अच्छा था, बिकॉज रोज कुछ डिफरेंट होता था, कुछ नया होता था। तो एक लाइफ जो थी ना वहाँ की, सबसे अच्छी लाइफ जो होती है वो कॉलेज की लाइफ होती है, स्पेशली ऐसे कॉलेज की जहाँ पे आसपास इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, जहाँ पे एक से एक लोग हैं। और प्लस मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मेरे बैच में नॉर्थ इंडिया के लोग भी थे, और गुजरात से भी थे, मुंबई से भी थे, साउथ इंडिया के भी थे। तो बहुत अच्छा लगता था। मैं ताजिकिस्तान से भी 2-3 लोग थे, और
कई ऐसे बैचेस हुए जहाँ पे सिर्फ केरला के लोग होते हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आता था, मुझे लगता था यार ये कहाँ पे आ गया, मैं फंस गया। तो ऑल दो मुझे ऐसा कोई द्वेष नहीं है साउथ इंडियन से, मुझे पसंद ही है उनके साथ रहना, बट एक फिर भी होता है ना कि आप कपिल शर्मा की बात करो तो किसी को समझ में आए कोई होता है ना एक सेम इंटरेस्ट का, तो एक चीज़ अच्छी होती है बट। तो ये थी। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि 3rd ईयर के आसपास मैंने जब पहली बार साउंड ऑफ साइलेंस की उपासना करी, यानी जो आनंद ध्वनि है उसको कहना करना स्टार्ट किया, तो जब मैं बैठा हुआ था तो मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस, मैं उसमें एक लड़की से बात करता था, उसको मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताता था, उसको यकीन नहीं होता, मुझे लगता था कि क्योंकि अलग अलग मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, मैं उसको बताता था, उसको यकीन नहीं होता, कहती थी तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब ऐसे कैसे हो सकता है, ये वो। तो मैंने कहा देखो, मैं अगर आंख बंद करता हूँ तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जल रहा है, जैसे मैं रात में सोता हूँ तो भी ऐसा लगता है कुछ लाइट जलती रहती है। तो बोलती तुम पागल हो चुके हो आई थिंक। तो ये सब को यकीन नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने पता लगाया तो पता चला कि मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस किसी को बताने नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी मैंने सुना था। तो उसे वैसे तो झूठ था, लेकिन उस वक्त मैं डर गया, मैंने कहा नहीं, अब मैं किसी को ज़्यादा बताऊंगा नहीं। तो एक बार की बात है कि मैं पहली बार जब मेरे अंदर ये प्राण जो बढ़ना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, तो उसके बाद क्या हुआ कि बाहर निकलता तो पेड़ को हक करने का मन करे, चंद्रमा को देखता तो चंद्रमा को देखता जाऊं। और धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतते गए मुझे ये लगता था कि ये ऐसे ही हो रहा है, मतलब ये फील ऐसे, मतलब इसके पीछे कोई सॉलिडिटरी रीजन नहीं है, ये ऐसे ही एक लिक्विफाई रीजन है, मतलब इट्स वेरी लिक्विफाई, इट्स वेरी फ्लूइडी, इट्स नॉट दैट सॉलिड, लाइक it is like I was not expecting it to be a logical talk unless and until 2021 के बाद से। So cut to 2021, जब धीरे धीरे होने लगा, चंद्रमा की फील आई और धीरे धीरे मैं देखता था कि नेचर के साथ में बैठा हूँ, मुझे कनेक्शन फील हो रहा है, पेड़ों को देख रहा हूँ तो कनेक्शन फील हो रहा है। तो मुझे लगता था ये सबको होता है। मैं अपने गर्लफ्रेंड से पूछा, दोस्तों से पूछा, घर वालों से पूछा, कजिन से पूछा, किसी ने नहीं बोला कि मुझे पेड़ से कोई कनेक्शन फील हो रहा है। सबने बोला कि नहीं आई हैव नो आइडिया, लाइक व्हाट द हेल इज, लाइक ठीक है हम नेचर से आए हैं, बट व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट कि रात में तुम जा रहे हो और पेड़ से तुमको कनेक्शन फील हो रहा है, मतलब ये तो मुझे लग ही नहीं रहा कि कहाँ से। चांद को अगर मैं देख रहा हूँ तो चांद को देखता जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है एक डोर है जो बीच में बंधी हुई है मेरे और चांद के। फिर जब ये क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी आई, धीरे धीरे जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई, तो मैंने इसको लॉजिकली देखना चालू किया। मैंने कहा कुछ तो इसमें साइंटिफिकली देखना पड़ेगा, आपकी चक्कर क्या है, एग्जैक्टली क्या है इसको, कैन आई डिटेक्ट समथिंग, एनी एक्टिविटी इन दिस। तो पता चला कि धीरे धीरे कि एक्चुअली में क्वांटम एंटेंगलमेंट को जब समझा तो पता चला कि एक्चुअली में सब आपस में कनेक्टेड है, लेकिन वो कनेक्टेड सिर्फ हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे साधना के साथ आपको फील होने लगता है कि वो कनेक्शन क्या है। यू स्टार्ट फीलिंग दैट कनेक्शन, दैट अमेजिंग कनेक्शन, एंड यू स्टार्ट फीलिंग दैट डोर, कि एक डोर है आपके और आपके पेड़ के बीच में बंधी हुई है। स्पेशली अगर आप आसन करते हो और आप साधना करते हो तो ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ये मैंने एक्चुअली नोट किया है। तो ये सब चीज़ें जब मैं करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि ये होता है। और फिर मैंने समझा कि क्यों होता है। तो जैसे कि आपको बता ही चुका हूँ कि शरीर में जो प्राणा है वो बढ़ जाता है, प्राण जो है वो बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से बाहर का जो प्राण है वो फील होने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब आपके अंदर एक ऐसा लेवल आ जाता है, ऐसा स्तर आ जाता है जहां पे आप किसी भी चीज को देखते हो तो आप ये भी बताने लगते हो कि इसमें ज्यादा प्राण है कि इसमें कम प्राण है, मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, इसमें कम एनर्जी। फिर आप एक टाइप खुल जाता है कि ये एक अलग टाइप की है और ये अलग टाइप की एनर्जी है। ये 3rd लेवल होता है कि ये जैसे आप बोलोगे ये वाले पेड़ से एक जो एनर्जी आ रही है और ये इंसान से जो एनर्जी आ रही है, ये दोनों अलग अलग एनर्जी हैं। फिर किसी कमरे में आप अंदर जाते हो तो आपको फील होता है वहाँ पे। फिर कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे किसी कब्रिस्तान में जाओगे तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, बुरा फील होगा, ऐसा फील होने लगता है धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे को हो चुकी हैं ऑलरेडी। और कॉलेज का जो टाइम था उसमें ये सारी चीज़ें बहुत, एक बार मेरे को क्या हुआ कि मैं ऐसे ही मेडिटेशन करके निकला और मैंने सोचा कि मैं पीछे से कार को पकड़ के उठा दूँ, इतनी एनर्जी आ गई थी, अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी मेरे अंदर, रोज कुछ नया होता था। अभी इतना याद ही नहीं आ रहा क्या क्या होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सब चीज़ें होने लगी। फिर कई लोगों ने बताया कि ये सब चीज़ें जो है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, आत्मज्ञान ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुझे भी लगा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली निकलना था इस अंधकार से, इस लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी से। क्योंकि ये जो लोग हैं ये जो है ये इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता अब इमोशनली दुनिया में, क्योंकि ये लोग जो है ना
ये दुनिया इतनी जालिम और निर्दयी इसी वजह से है क्योंकि ये दुनिया एक्चुअली क्या है कि दुखी है अंदर से। और जो आदमी के पास चीनी नहीं है, जिस पड़ोसी के पास चीनी नहीं है, आप उस पड़ोसी से चीनी मांग रहे हो जाके, तो वो आदमी चीनी दे तो देगा कभी ना कभी, लेकिन हिसाब रखेगा। इसीलिए आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपके यार, ये सब हिसाब रखते हैं, लेकिन आपका कुत्ता आपसे हिसाब नहीं रखता। वो ये नहीं कहता है कि आपने शुगर कितनी दी थी उतने। लोग बोलते हैं कि मैं उस दिन तुमसे टाइम पे मिलने आई, हमेशा मैं तुमसे टाइम पे मिलने आती हूं, तो तुम क्यों नहीं आते हो? 5 मिनट भी लेट हो रहे हो, 10 मिनट भी लेट हो रहे हो, तो ये क्या बात होती? तो अब इस पे लड़ाई हो जाती कपल्स की आपस में। क्यों हो रही है? क्योंकि तुम लिख रही हो कि मैं टाइम से आ रही हूं, और तुमको वैसा ही चाहिए। तुम सोचते हो सामने वाला भी टाइम से आए। ये सब फालतू के नाटक चलते हैं इस दुनिया में। ये रिलेशनशिप नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस हैं। हो सकता है आपको बुरा लगे, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन मैं खुद भी एक रिलेशनशिप में हूं और आज मैं काफी अटैच्ड हूं अपनी गर्लफ्रेंड से और सब कुछ है, लेकिन मैं बिल्कुल डिटैच भी हूं। मुझे पता है कि ये सब जो चीजें हो रही हैं ये सब ट्रांजैक्शनल बेस्ड चीजें हैं। तो अब क्या होता है, जैसे आपका ट्रांजैक्शन में उठ पटांग चीजें होती हैं, उतार चढ़ाव आता है, तुरंत लड़की या तो दूसरे लड़के के पास चली जाती है, लड़का दूसरे लड़के के पास चला जाता है, दूसरी जगह शादी कर लेता है, बिकॉज वहां पे ट्रांजैक्शंस बेटर हो रहे हैं। अब वो आर्थिक ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो शारीरिक ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं कि आपने मेरे को ब्लो जॉब दिया तो आप भी मेरे को लिक करो, या आप मेरे को सेटिस्फाई करो, या आप जो भी है वट एवर, जो भी, ये सब शारीरिक ट्रांजैक्शंस हैं कि मैं तो आपको रोज ब्लो जॉब देती हूँ तो आप भी मेरे को दीजिए, या नहीं भी दीजिए तो आप जो मैं पसंद है मुझे वो करिए, वट एवर जो भी है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ भी ये सब उल्टी चीज़ें अगर नहीं हुई तो मामला ख़राब हो जाता है। तो ये दुनिया जो है दुखी है, इस वजह से ट्रांजैक्शंस में एरर्स आते हैं, ट्रांजैक्शंस में जो फॉल्ट्स हैं वो होते हैं, और जैसे ही फॉल्ट्स होते हैं वैसे रिलेशनशिप की धज्जियाँ उड़ती हैं, वैसे ही किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में भी यही होता है। लेकिन नेचर के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। नेचर जो है, इसी को प्यार बोलते हैं, इसको प्यार बोलते हैं, बिकॉज इसको अनकंडीशनल लव इसलिए बोला गया है बिकॉज कोई कंडीशन नहीं है कि आपको ये चाहिए, या नेचर नोट डाउन नहीं कर रहा है कि आपने हमसे इतना पानी पिया था हमारे नदी से तो हम आपसे भी इतना पानी लेंगे, या वटेवर जो भी है। तो ये सब चीज़ें नहीं होती। तो अब कनेक्शन पे जो बात आती है, जैसे कि एक बार मैं गया था, मैंने नदी में अपने हाथ डाला, और उस नदी में जैसे ही मैंने हाथ डाला, वो नदी जो है वो एग्जैक्टली जो है वो पता चल रहा था कि इसके अंदर एनर्जी कितनी है। अब इस एनर्जी को जब बढ़ा लेते हो आप, तो और भी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टिकल हो जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे ही आप इसको बढ़ाते हो तो आपके जो इंट्रिंसिक डिज़ायर्स हैं, जैसे गर्लफ्रेंड चाहिए, या सच्चा प्यार चाहिए, या मुझे इस तरीके से सेक्स करना है, वो करना है, या मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे ये अचीव करना है, तो वो आप ऑटो मैनिफेस्ट होने लगते हैं। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप एसोसिएट कर सकते हो। जो मेरी सेकंड गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ बहुत मैं सीरियस था, माया नाम था उसका, वो गर्लफ्रेंड जो है वो एक्चुअल में, मैं आपको सच बताऊं तो, मैनिफेस्टेशन का ही एक बहुत बड़ा फैसला है। उसकी कहानी ऐसी है कुछ कि मैं रोज रात में ये सोचता था कि मेरी लड़की ऐसी हो, मैं एक ऐसी लड़की चाहता हूं जो ऐसे बात करे मेरे से। और वो बात भी क्या थी, वो कुछ नहीं था कि क्या बताऊं, थोड़ी शर्मनाक बात हो जाएगी, बट देखिए, ये जो लोग बाबा बूबू करते हैं ना, बूबू बाबू, और ये तो मेरे कुचू पूचू गुल्लू गुल्लू गुल्लू, ये सब जो करते हैं ना, बाबू शोना, ये सब, एक मर्द चाहता है एक औरत से कि वो उसको माँ की तरह रखे, तो वो बाबू बूबू बोलती है, बाबू। तो यू वांट समबडी टू ट्रीट हर लाइक अ बेबी, बिकॉज कहीं ना कहीं शायद माँ से उतना प्यार नहीं मिला है, या वो वाला प्यार नहीं मिला है जो माँ से एक दूरियां थी। तो वो मर्द जो है वो ऐसी लड़कियों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जो बाबा बूबू करके बुलाएं, और औरत भी इसीलिए अट्रैक्ट होती है ऐसे मर्द के पास जो थोड़ा सा बाप के टाइप का हो, बाप की तरह हो, बाप की तरह रखे, कि बाप की तरह बात करे। तो बाबा बूबू अगर वो भी कर रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं इसी वजह से, बाप, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपस में ये भी होता है कि बाप और माँ का भी इसमें होता है मामला। तो जो आदमी ये एक्सपेक्ट करता है मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बाबू करके बुलाए, शोना करके बुलाए, या
कुल्चू बुच्चू, ये क्यूट वाले नाम जो होते हैं, ये वाले जो नाम होते हैं, ये एक्चुअली यही एक्सपेक्टेशन होती है कि वो माँ का किरदार भी निभाए हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं माँ का प्यार उतने अच्छे से मेरे को भी नहीं मिला था, तो वो भी मेरे अंदर होता था कि काश कोई ऐसी लड़की हो जो मेरे को बाबू बाबू करके बात करे, बू 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 करके बात करे, इस तरीके। तो मैं 2019 की बात बता रहा हूँ। और एकदम से उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया आउट ऑफ नोवेयर। और ये एक्चुअली बात सही है, मैंने कोई इस पे कभी भी रिसर्च नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरा उसमें एक्टिव रहता था यूट्यूब पे, तो वहां से ऑटोमेटिकली वो क्लिक हो गया, वो अपने आप वहां से लड़की, एग्जैक्टली वही लड़की आ गई जो मैं चाहता था, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस मेडिटेशन की वजह से। और उसके बाद जब मैं मणिपाल में था, जब मेरा ब्रेकअप हो रखा था, तब मैं अकेले था, तब भी जब मेरी जो अभी करंट गर्लफ्रेंड है उससे भी मेरी मुलाकात इसी वजह से हुई है, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज्यादा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई अच्छी लड़की, डिसेंट लड़की, जो मुझे, जैसी लड़की मुझे चाहिए वैसी लड़की मुझे भगवान ला के दे। और वो हुआ, क्योंकि प्राण बढ़ा हुआ है, और जैसे ही प्राण बढ़ता है चीजें ऐसी होने लगती हैं आपके साथ जो आप चाहते हो, ये चीज होती है। फिर यही चीज, सारी चीजें जो है, मैंने इसको अपने बाहर के कामों के बजाय मैंने इसमें लगा दिया। क्या बोलते हैं कि मुझे लॉज डिस्कवर करने हैं, ब्रेन के बारे में नया जानना है, जो मेरा पैशन था, इंटरनल पैशन था। तो इसी वजह से आपको मेरा कंटेंट जो है वो रिफ्रेशिंग लगता है, मेरा कंटेंट जो है इसी वजह से जो है एकदम से अलग है। लॉ ऑफ ग्रुपिंग, किसी का औकात नहीं है लॉ ऑफ ग्रुपिंग के बारे में बात करने की, लॉ ऑफ डुअलिटी के बारे में बात करने की, किसी का औकात नहीं आज तक, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी ने आज तक बात नहीं करी इस तरीके की। चाहे आपके ऋषि मुनि से लेकर यहां तक आप अगर देख लें, नोबडी हैज टॉक्ड अबाउट। हाँ, द्वैत की बात हुई है, लेकिन उसको हर जगह अप्लाई करना, आज के जमाने में अप्लाई करना, रिलेशनशिप में अप्लाई करना, बिजनेस में अप्लाई करना, एक एक चीज में अप्लाई करना नहीं हुआ है। डेफिनेटली हम चैलेंज नहीं कर सकते वेदांता को। अगर मैं कह रहा हूं ना वेदांता से ऊपर हूं मैं, तो मुझे लगता है मैं मूर्ख हूं। लेकिन वेदांता ने जो दिया है उसको अप्लाई करना अलग अलग शाखाओं में जीवन के, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो वहां से ये आता इसी वजह से है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एंटीना जो है, सर के ऊपर जो एंटीना लगा हुआ है, उस एंटीने में सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि मैं कैसे अपने ब्रेन से कुछ नया निकालूं। ठीक है, और वो पहले था कि मुझे बाहर कुछ करना है। अब सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ करना चाहते तो करोड़पति क्यों नहीं बन जाते, क्योंकि कई लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। अब इसमें यहां पे एक चीज और बहुत जरूरी है, कान अपने खड़े कर लीजिए। देखिए, जो चीजें यूनिवर्स के लिए ढूंढना आसान है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी से मिलाना, ये बड़ा आसान है यूनिवर्स के लिए। ये छोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है, छोटी चीज है ये। यूनिवर्स को क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना। एक लड़की के दिमाग में एक थॉट प्लांट करना है, ऑटोमेटिकली वो लड़की आपकी तरफ कहीं ना कहीं आपसे उसकी मुलाकात हो जाएगी। क्योंकि ये बहुत मिस्टिकल हो रहा है, बट इसको सुन लेना, इसको जाने मत देना। अगर आप साधना करोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा ये सब चीजें। और हर चीज को इसमें मैजिकल भी मत रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लॉजिकल सोचना बंद कर दें, क्योंकि अगर आप सिर्फ मैजिक के बलबूते पे चलेंगे तो भी ये काम नहीं करता है। तो ऐसे हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करते करते मैंने फिर जो मेरी करंट गर्लफ्रेंड उसको भी ऐसे ढूंढा, वो मेरे मिला दिया। अब सवाल आता है कि करोड़पति क्यों नहीं बनना आदमी, या पैसा चाहिए, मान लो अगर 25 लाख रुपए महीना चाहिए, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है। अब इसको यहां पे थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, जो छोटी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे सही चीज, सबसे आसान चीज है यूनिवर्स को ये बताना कि लॉ ऑफ डुअलिटी कैसे काम करता है। तो ये यूनिवर्स आराम से आपको ब्रेन में देखना है, झांकना है, अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि देखिए, सीखने के लिए, इंटरनल कुछ सीखने के लिए, आंतरिक जीवन में कुछ सीखने के लिए, आंतरिक शरीर में कुछ सीखने के लिए, आंतरिक मन में कुछ सीखने के लिए आपको सिर्फ मन में झांकना है बस। इट्स वेरी इजी एक्चुअली। आपको झांकना, आपको कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट, वो पैटर्न दिख जाएगा, ठीक है, और आप उसे सीख लोगे। फिर जब मैं इसको बताता हूं तो लोग कहते हैं अरे अरे सर आप तो बहुत महान है। महान कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है एक्चुअली देखा जाए तो। शरीर में भी यही है, शरीर में कहां क्या गतिविधियां हो रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फैटी लीवर मेरे को हुआ स्टेज 1, मेरे को तुरंत डिटेक्ट हो गया, वो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये था। लेकिन जो बड़े काम होते हैं, बड़े पहाड़ होते हैं, उसमें टाइम लगता है। जैसे कि आपको मर्सिडीज चाहिए, तो वो ऐसे नहीं आएगी, यूनिवर्स ऐसे नहीं ला देगा आपके सामने।
यूनिवर्स ये कह सकता है कि आपको मर्सिडीज पाने के रास्ते दिखा सकता है। आप एक क्वेश्चन सेट करोगे कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो वो कहेगा ये क्वेश्चन सही नहीं है, क्वेश्चन ये सही है कि मैं कैसे, कौन सा ऐसा काम करूं जो बहुत अच्छा काम है। और उसके बाद भी क्वेश्चन आता है कि मैं ऐसा काम चूज करूं जो मेरे पैशन से रिलेटेड भी हो। तो ऐसे धीरे धीरे 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर अप्लाई कर दे जाओ, धीरे धीरे होता जाएगा। जब तक वो क्वेश्चंस नहीं आंसर्ड होंगे, आगे के क्वेश्चंस आंसर नहीं होंगे, आगे के क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे तो उनके आगे क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। ये पूरी की पूरी यात्रा है क्वेश्चन एंड आंसर की, और एप्लीकेशन की भी यात्रा है। यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे सिर्फ अंदर ऑब्जर्व नहीं करना है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन करना है और अप्लाई भी करना है। इट्स अप्लाइड साइकोलॉजी, इट्स अप्लाइड नॉलेज। यू हैव टू अप्लाई इट। अप्लाइड नॉलेज अलग होती है, नॉर्मल नॉलेज अलग होती है, प्रत्यक्ष अलग होता है हर चीज का, और आगम प्रमाण अलग चीज होती है। ठीक है, तो अप्लाई करना है कि मैं फेल हुआ इस वजह से, तो एक काम करता हूं, ये चलाता हूं। ये फनल्स अगर जो करते हैं ना, उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐड काम नहीं कर रहा है तो आप इमीडिएटली ऐड को बदलिए। अगर हुक काम नहीं कर रहा है तो नया हुक लगाइए। वहां रोइए मत बैठ के कि अरे मेरा ऐड काम नहीं कर रहा। अरे ऐड इसलिए नहीं काम कर रहा क्योंकि हुक जो है वो सही नहीं है। तो इसमें सीखा पहले रसल से मैंने, उसके बाद देखा हुक क्या डाल सकते हैं, तो मैंने क्वेश्चन उठाया क्या क्या हुक हो सकते हैं मेरे ऐड में। तो ये क्वेश्चन का जवाब ढूंढते ढूंढते मेरे को 2-3 दिन लग जाएंगे। ये एकदम से एक दिन क्लिक होगा कि हाँ ये हुक हो सकता है, वो हुक मैंने फटाक से डाल दिया। ये होता है पूरा का पूरा। आई होप कि मैं इतना क्लियर हूं। तो बड़ी चीजें पाने के लिए मोटा मोटा समझना है, बड़ी चीजें पाने के लिए मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं आता है, बट उतना काम नहीं आता है। डेफिनेटली होता है, ऐसा नहीं है। 1 पॉइंटेड फोकस चाहिए आपको, इसीलिए मैं कहता हूं फोकस रखो। 1 पॉइंटेड फोकस रखोगे, क्योंकि 1 पॉइंटेड फोकस, ये सच्चा प्यार पाना, गर्लफ्रेंड ढूंढना या कुछ भी ढूंढना। एक बार मैं ऐसे ही हॉस्टल से निकला और मैं अपने रूम की तलाश कर रहा था। मुझे हॉस्टल से शिफ्ट होना था एक रूम में, तो मुझे फ्लैट चाहिए था। तो वहाँ से मैं जब निकला तो क्या हुआ कि मुझे बस ये चाहिए था कि भैया ऐसा हो जाए कुछ कि मैं यहाँ से निकलूँ, मैं अपना रियाज कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों को डिस्टर्ब होता है। 3rd ईयर की बात, और मैं निकला ही ये सोच के कि आज मिल ही जाएगा, और पता नहीं क्या हुआ, कोई किसी की माइका लाल की औकात नहीं है कि ऐसे ढूंढ के दिखा दे। मैं निकला और पता नहीं मेरे को अंदर से इंस्पिरेशन आ रही थी, ये वाला रास्ता, अंदर गया तो देखा एक रूम पे टॉयलेट लिखा हुआ था। उनको कॉल किया, मकान मालिक आए, देखा, फटाक से फाइनल कर दिया। 8,000 का रेंट था मेरा वहाँ का, 1 BHK मुझे मिला था। सोचिए, ना मुझे ब्रोकर रसीद देनी पड़ी, कुछ नहीं देखना पड़ा, सिर्फ मुझे सोचना है। इतना भयंकर मेरा प्राण बढ़ा हुआ था उस वक्त, एनर्जी बढ़ी हुई थी। तो ये होता है। अब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। ये यूनिवर्स कहेगा चल ठीक है, चलो बाहर निकला हुआ है, अप्लाई कर रहा है, दिखा दो, रास्ता दे दो। अब आपको अगर मर्सिडीज चाहिए, भैया वो बहुत बड़ी चीज है। आप छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा बड़ा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उसमें ऐसा नहीं कि बैठे बैठे मर्सिडीज आ जाएगी आपके पास, है ना। तो ये होता है मामला का पूरा। तो प्राण से जो कनेक्शन फील होता है, नेचर का जो कनेक्शन फील होता है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या। एक बार मेरी माँ जो है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, अभी कुछ लास्ट ईयर की बात है। वैसे मेरी मदर का कॉल नहीं आता, लेकिन एकदम से कॉल आ गया, क्या हो रहा है आज। उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि उनके बच्चे जो है वो दिक्कत में है। उनका बड़ा खतरनाक, स्पेशली लड़कियों की बड़ी खतरनाक छठी इंद्री होती है। उनके पति दिक्कत में है, पति पेन में है, पति का चक्कर चल रहा है, पति दारू पी के आया है, पति, उनको पता नहीं कैसे पता चल जाएगा। ऐसे माँ का भी रहता है, माँ अपने बेटे के साथ ज्यादा पता, ये करके है, वो करके, उनको पता चल जाता है, क्योंकि शी इज वेरी मच इंटैंगल्ड इनटू अस। सो इसको बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट मतलब ये होता है कि आप वैसे तो सब चीज से जुड़े हुए हो आपस में, लेकिन जो चीजें एक दूसरे से ज्यादा एसोसिएटेड है, जैसे कि बच्चे के माँ के पेट से बच्चा निकलता है, तो ये दोनों एसोसिएटेड है। क्वांटम एंटेंगलमेंट ये कहता है कि अगर आप एक आदमी को तमाचा मारते हो तो दूसरे गैलेक्सी में उसके जुड़वे को भी तमाचा लग जाएगा। अगर उसका जुड़वा जो है, यानी उसका, अगर दोनों आपस में क्वांटम एंटेंगल्ड हैं, और दूसरा, अगर जैसे मेरी मदर है, अगर मेरी मदर को दूसरे गैलेक्सी में भेज दें और मैं यहाँ इस प्लेनेट पे हूं, तब भी मैं ये फील कर सकता हूं कि मेरी माँ ये फील कर पाएगी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। समझ रहे हो? वहां पे स्पेस एंड टाइम का कोई रोल नहीं है, वहां पे डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, तब भी हो पाएगा। अगर आपकी पत्नी को किडनैप करके दूसरे गैलेक्सी में डाल दें और आप अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, बहुत ज्यादा क्वांटमली इंटैंगल्ड हो। देखिए, क्वांटम इंटैंगलमेंट जिसको ऋणानुबंधा बोलते हैं, हमारे वेदों में एक बात कहते हैं,
जो कि आपके जो एक गुरु लोग हैं कभी बता नहीं पाएंगे, मैं बताता हूं। आपके जो वेद हैं इसमें एक बात कहते हैं, बड़े खतरनाक बात है कि अगर आप किसी चीज को बार बार टच करते हो, अगर आप किसी भी चीज को बार बार टच करते हो, तो आपके एनर्जी टाइप जो है, आपका जो एनर्जी टाइप है, उसका कंस्टिट्यूएंट उस किताब में, उस ऑब्जेक्ट में, उस कंघी में, आपके कपड़ों में ऑटोमेटिक चला जाएगा। कंस्टिट्यूएंट, एनर्जी कंस्टिट्यूएंट, यानी हर एक आदमी की जो एनर्जी है वो सिग्नेचर एनर्जी है, वो यूनिक एनर्जी है। कहां पे यूनिकनेस खत्म होती है? आत्मन के लेवल पे। लेकिन ऊपर जैसे आते जाओगे, ऊपर की जो कोशाओं में आते जाओगे, कोशास जो आती है उसमें, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब देखो, समझना ये जरूरी, क्योंकि बिना एग्जाम्पल समझ नहीं आता लोग। देखिए, हमारे धर्म में कहते हैं कि, सनातन धर्म में स्पेशली बोला गया है कि आप नमस्ते करिए। उसका सबसे बड़ा जो उसकी भूमिका इसी वजह से कि ज्यादा किसी को टच नहीं करना है। क्यों? जैसे आप किसी को टच करोगे, आप उसके साथ एक बंधन और बना चालू हो गया, आपका बंधन आपने बनाना चालू कर दिया। उसके साथ एक बंधन डोर है, उसके बीच में आपके लग गई। अब उसको काफी दूर समय तक आपको छूना नहीं है, तब जाके वो बंधन डोर ढीली हो जाती है। जितना वो आपके पास नजदीक रहेगा, उतना ही ज्यादा वो बंधन डोर जो है वो रहेगी। तो ये इमोशनली तो हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी के पास बहुत ज्यादा हैं तो वो हमको और ज्यादा याद आता है, और ज्यादा फिर हमको परेशान होता है, उससे और ज्यादा हमें बंधन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 साल से अपने घर नहीं गया, मतलब जाता हूँ, ऑन एंड ऑफ जाता हूँ, पर 10 साल पहले मैं बाहर निकल चुका था। मैंने 2013 में मैं मुंबई चला गया, सॉरी 2010 में मैं चला गया मेरठ, वहाँ 6 महीने अलग रहा। 2013 में मैं मुंबई चला गया, वहाँ पे 6 महीने अलग रहा। उसके बाद 4 से 4.5 साल में मणिपाल में था, वहाँ अलग रहा। फिर वहाँ से दिल्ली आ गया, यहाँ अलग रहा। तो ऑन एंड ऑफ में जाता रहा। आज जो इंटेंगलमेंट है मेरे फादर और मदर का मेरे साथ, जो है वो एक लेवल पे है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं है। तो वो लोग भी मेरे से दूर रह पाते हैं, मैं भी रह पाता हूँ। पर लेट्स से कि अगर मैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ, और उसके बाद क्या हुआ, एकदम से मैं बाहर जाता हूँ, कहीं हॉस्टल शिफ्ट होता हूँ, कॉलेज शिफ्ट होता हूँ, कहीं भी शिफ्ट होता हूँ, मुझे बहुत याद आती है। लेकिन जैसे जैसे वो हॉस्टल की लाइफ सेटल होती जाती है, मैं कॉलेज में इंटरेस्ट आने लगता है मेरा, और जो है पापा मम्मी से ध्यान हट जाता है, और वो हम वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। तो बस डिस्टेंस करना जरूरी है। तो क्या होता है कि आपका जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है वो खत्म होने लगता है। अब ये थोड़ा समझना जरूरी है कि हमने इमोशनली तो इसको समझ रखा, और हम इसको विटनेस भी करते हैं डे टू डे लाइफ में, लेकिन एनर्जेटिकली आपको नहीं पता है इसके बारे में। एनर्जी वाइज जो है वो आपको नहीं पता इसके बारे में। तो एनर्जी वाइज ये कहना है कि अगर आपके कांटेक्ट में कोई भी चीज आ रखी है, आपकी बाइक, आपके कपड़े, आपकी कंघी, आपके अंडरवियर, आपकी बुक्स, आपका कंप्यूटर, जहां पे आप रेगुलर लेवल पे कांटेक्ट में आते हो, रेगुलर, आपका माउस, कीबोर्ड का माउस है ना, रेगुलर लेवल पे आप कांटेक्ट कर रहे हो उससे, तो उसमें सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी का प्रभाव रहता है। और जैसे ही आपको गोली मारेंगे, आपका शरीर जलाने के बाद जो एनर्जी है वो उसमें रहती है कुछ समय तक। इस वजह से ये ऐसा कहा जाता है कि कपड़ों को नहीं पहनना है, मृत के कपड़े नहीं पहनने। साथ ही साथ जो है आपका कोई बाइक अगर किसी को तो चलानी नहीं है वो बाइक, क्योंकि अगर आप बाइक चलाओगे तो वो ऊटपटांग हरकत करने लगेगी, मतलब उसका हैंडल खराब हो जाए, इंजन खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, बिकॉज दैट बाइक इज बीन पोजेस्ड बाय दैट एनर्जी, एंड द पर्सन हु इज गॉन, दैट पर्सन इज there is a residue of that person. The residue is want to fucking express because it has his own desire. That residue, whatever residue it is, that residue जो बचा कुचा गुच्छा है, जो प्राण में शरीर का गुच्छा है, ढांचा है, जो प्राण शरीर का ढांचा है, वो ढांचा वापस एक्सप्रेशन मांग रहा होता है। ये हम जीवन में भी करते हैं। आप देखो, अगर आप हॉस्पिटल में हो तो आपको तुरंत जल्दी से सही होना है, घूमने फिरने जाना है, खाना पीना खाना है और लोगों से मिलना। आप देखो, आपको जीवन जीने का मन करता है, जैसे आप हॉस्पिटल में हो, राइट। आप इसको अगर जीवन में भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कोई रोक नहीं पा रहा है। आप अगर एक दिन में बैठे हुए हो तो आप एकदम से कुछ और करने लग जाओगे, जो आप खाने पीने लग जाओगे, कुछ ना कुछ कर। तो ये जो एनर्जी है, उस एनर्जी से मुक्त नहीं हुए हैं। वो एनर्जी जो है पूरी तरीके से वो रेसिड्यू वहां पे बना रहता है।
अब वो जो रेसिड्यू है, वो प्राणमय शरीर का ढांचा है, वो एक्सप्रेशन करना चाहता है। तो इसीलिए वो थोड़ा सा उसमें कुछ समय के लिए, 4-5 महीने के लिए जो कपड़े हैं उसको जला दो या इंसान को जला दो। तो इसी वजह से हमारे यहाँ जलन, जो अग्नि है उसके अंदर डालने का जो है कल्चर है हर चीज को, जिससे वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। ठीक है, अब सवाल आता है कि जब आदमी मरता है तो शुरू के 1-2 महीने में ज्यादा एक्टिविटी क्यों होती है? इसी वजह से होती है क्योंकि अभी डिस्टेंस नहीं आया है। फिर धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्स ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज होना गिर जाती हैं। अगर बहुत इंटेंस्ड है तो एक्टिविटी लंबे समय तक चलेगी, 6 महीने 7 महीने, नहीं होगी तो धीरे धीरे गिर जाएगी एक्टिविटी। तो अटैचमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप किसी से अटैच्ड हो और आपको गोली मार दे तो ये मत सोचो अटैचमेंट खत्म हो गया है। अटैचमेंट अभी भी है। अटैचमेंट टाइम लेगा खत्म होने में, मे बी 1 साल, ऐसे 6 महीने, 1 महीने। तो ये सारी चीजें जो होती हैं। अब इसको यहां पे पहले तो समझना जरूरी है कि ये जो एक तो ये हो गया कि आपने एक अपने एनर्जी का एक ऋणानुबंधा बना लिया या फिर क्वांटम इंटैंगल्ड हो गया आप सबके साथ। ठीक है, जो भी आपके रिश्ते हैं व्हाटएवर। अब एक होता है जो कनेक्शन आपको नेचर के साथ फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि मां से क्यों होता है? मां ने जन्म दिया, मां ने जन्म दिया, इसीलिए उसको भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण, भू, जहां भी भा आ रहा है ना, भा का मतलब यह है कि पैदा करने वाला, जन्म देने वाला। भूमि, जन्म देने वाला। भूत, जन्म देने वाला। वो जो रेसिड्यू है, प्राणमय शरीर का ढांचा है, उसको भूत बोलते हैं। लोग कहते हैं चुड़ैल प्रेत आत्मा आ जाएगी। चुड़ैल प्रेत आत्मा जो है, ये सब जो चीजें हैं, पहली चीज तो आप कितने इंपॉर्टेंट हो। पहले इसमें थोड़ा सा समझना है जी कि आप इतने इंपॉर्टेंट हो। आपका टॉम क्रूज हो, आपको हर आदमी बैठ के देखेगा। रात में 2 बजे आप सो रहे हो, आपके आसपास चुड़ैल आके घूम के बैठ के आपको देख रही है। आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हो। अरे जिंदा में जब आपको कोई नहीं देख रहा, तो आप जब अंधेरे में बैठे हो तो कैसे कोई देखेगा? है, कोई नहीं देखता किसी को कुछ। कोई क्यों अट्रैक्ट होगा? मैं कह रहा हूं, कोई भी आदमी किसी के पास क्यों खड़ा होगा? जब उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको क्यों अट्रैक्ट होगा कोई किसी से? तो ये चक्कर है सारा का सारा। अब इसको एक कंटेक्स्ट तक तो ये अप्लाइड है, लेकिन अब अगर आप किसी के घर में चले जाओ, किसी के घर में चले जाओ जिस घर में एक्चुअली कोई और रहता है, तो वो आपसे प्रॉब्लम कहेगा, भाई मेरे घर क्यों आ रहे हो, है ना? तो इसी वजह से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, पैरासाइकोलॉजी, ये सब चीजें जो हैं हुई हैं। अब थोड़ा सा एक और भी समझना जरूरी है कि एक तो है जब आदमी मरता है, जो ढांचा है, जो उसको बोलते हैं भूत या जो भी है, भूत यूं नहीं बोल सकते, जो भी बोले। एक और चीज है जो समझना जरूरी है। एक और बीइंग्स हैं, कुछ ऐसे इस तरीके के बीइंग्स हैं जो काफी समय से रह रहे हैं, जिन्होंने अभी तक जन्म नहीं लिया है, और वो बीइंग्स किसी जंगल के किसी एरिया में अंधकार में कहीं रहते हैं। अब तुम वहां एंट्री ले रहे हो और वहां तुमने निकाल दिया केक और पेस्ट्री। वहां पे तुमने केक और पेस्ट्री निकाल दिया, तो भैया आसपास हर तरफ से आदमी अट्रैक्ट होगा केक के लिए, आपके लिए नहीं। ठीक है, आपके लिए कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये चक्कर है। तो अब इसमें थोड़ा सा इतना मिस्टिकल नहीं जाते, थोड़ा सा पीछे रहते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, जो चीज आपके एक्सपीरियंस में नहीं है उसके बारे में बात करूंगा तो आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप उसका विश्वास करोगे, अविश्वास करोगे। मैं कह रहा हूं ना अविश्वास करो ना अविश्वास करो, बस इतना समझ लो एनर्जी कैसे काम करती है। आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। जो तंत्र है वो इतना ज्यादा क्यों रखा है? तंत्र का मतलब ही है, तंत्र मतलब होता है टेक्निक। तंत्र रिप्रेजेंट करता है काल को, प्रकृति को। ठीक है, और ये जो ब्लैक मैजिक ये सब जो होता है, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है इसके पीछे एनर्जी यही है कि जो एनर्जी है, जैसे बाल हो गया या कुछ भी हो गया, वो निकाला इसी गया क्योंकि वो रेसिड्यू है आपका, उसमें एनर्जी रहती है। वो एनर्जी से ट्रेस किया जा सकता है आदमी कहाँ है। कई ऐसे बाबाज इंडिया में हुए जहां पे आप उनके पास चले जाओ और अपने बेटे का बाल या कुछ बेटे का सामान या बेटे का कुछ भी मोबाइल उसके हाथ में दे दो, वो बाबा अपने हाथ में पकड़ेगा, बता देगा बेटा कहाँ पे है इस समय, बेटा कहाँ पे। तो आप कहोगे ये सब पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो मुझे ये बताओ, जिस पृथ्वी पे तुम खड़े हो इस समय, अभी बात करते करते 17,000 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं, और ये चक्कर लग कैसे रहा है? ये ग्रेविटी का इन्वेंशन किसने किया? आज तक साइंस नहीं पता कर पाई।
जो भी तुम देख रहे हो अपने आंखों से वो सब चमत्कार ही है। बस वो रेगुलर बचपन से देख रहे हो तो तुमने उसको चमत्कार की जगह लॉजिक में डाल दिया है, वो लॉजिक में नहीं है। जो भी तुम देख रहे हो एक बार थोड़ा अलग दिमाग लगा के देखो कि क्या हो क्या रहा है। एक बड़ा सा ब्लैक होल है हमारे आकाश गंगा के केंद्र में, और वो सबको पकड़ के रखे हुए है। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जादू नहीं तो और क्या है? मुझे पहले वो बताओ, ये कैसे हो रहा है? ग्रेविटी इज द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ ऑल टाइम। ग्रेविटी के बारे में कोई बता ही नहीं पाया आज तक। कैसे हो रहा है ये? थोड़ा समझने की कोशिश करें। जो भी तुम देखते हो, एक पेड़ के पत्ते से लेकर एक बड़ा सा हाथी, वो सिर्फ और सिर्फ चमत्कार है, घोंचू। जो लॉजिक में तुमने इसको डाल रखना है, क्योंकि बचपन से तुम देखते आ रहे हो। अगर तुम बचपन से प्रेत आत्माएं देखते आ रहे होते तो वो भी तुम लॉजिक में डाल दिए होते कि ये तो देखे तो रोज देखते हैं। नया बताओ। अबे नया क्या बताना है? नया क्या बताना भाई इसमें? हर चीज में नया नया क्या करते रहते हो? पहले तो पुराना जो है उसको देखो भैया। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही, सूर्य ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है, और मल्टीवर्सल थ्योरी चल रही है, स्ट्रिंग थ्योरी चल रही है। ये सब आपको क्या लगता है? आपको लगता है ये सब लॉजिक में फिट होगा आपके? ये कुछ लॉजिकल नहीं, सब मैजिकल है। पहले इसमें पागल हो, बाद में तंत्र की बात करना, ठीक है? तो अब आते हैं इस टॉपिक पे। तो कनेक्शन जो फील होता है ये इसी वजह से फील होता है क्योंकि माँ जो है वो जन्म देती है, तो माँ से हमें कनेक्शन फील होता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट कह सकते हो या जो भी इंटेंगलमेंट का। लेकिन नेचर से कैसे फील होता है? नेचर से इस वजह से फील होता है क्योंकि नेचर ने हमें निकाला है। नेचर हमारा पेरेंट है, रियल पेरेंट है। तो वो जो पेरेंट है नेचर, उससे हमें कनेक्शन इसी, क्योंकि हमसे वो निकला। ऐसे हमें चंद्रमा से कनेक्शन फील होता है क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का भाग है। और हमें सूर्य से भी कनेक्शन फील होता है क्योंकि सूर्य से पृथ्वी निकली है। और सूर्य कहां से निकला है? जहां से भी निकला है वहां से। तो आप जैसे करते जाओगे आप देखोगे हर जगह आपको फील होगा। सबसे ज्यादा जो फील है वो आपको नेचर से होता है क्योंकि नेचर से आप निकले हो। चंद्रमा से आप फील हो तो चंद्रमा से आप निकले हो। तो चंद्रमा को देखोगे, देखते रह जाओगे। एक डोर है, वो डोर एक्चुअल में वास्तविकता में होती है। आप देखोगे क्वांटम लेवल पे हम इंटैंगल्ड है। मतलब अगर ग्रॉस लेवल पे देखेंगे सब कुछ देयर इज अ डिस्टेंस, बट अगर क्वांटम लेवल पे देखेंगे तो सब कुछ एक ही है। ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसका एक उंगली है, वो आप हो, बाकी पूरा शरीर दूसरी उंगलियां है। ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक ही है। ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ऑर्गेनिज्म एक ही है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, बट उसका दूसरे कुछ विभाग है, वो सब दिख रहे हैं। तो मां से कनेक्शन इसी वजह से फील होता है क्योंकि मां भू है। मां ने हमें भू स्वाहा, भू, मां हमारी भू है। वैसे ही जो हमारी भूमि है वो भी हमारी भू है, उससे हम निकले हैं। और वो जो तत्व है उससे निकला हुआ है पेड़। तो ये जो एक्चुअली में जो पेड़ पौधे हैं ये हमारे भाई बहन है, ये हमारे सिबलिंग है। क्योंकि वो जो पिता है हमारा वो एक्चुअली भूमि है, मिट्टी है। उसमें से पांच पिताओं में से एक पिता जो हमारा है वो भूमि है। कहते हैं ना पंचभूत, वो पंचभूतों में से एक भूत जो है वो भूत जो है वो भूमि है। तो वो हमारा सिबलिंग है एक्चुअली। तो इसी वजह से हमको फील होता है कि हम उसके साथ फील करते हैं। हमसे बात नहीं कर सकते वो, लेकिन हमें फील होता है वो हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं। वो कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं नेचर इज कनेक्टेड टू मी। दैट इज द रियल एसेंस ऑफ दिस। सो दिस इज व्हाई द लॉजिक इज देयर। The logic is behind connecting with the nature is this only, that whenever and what happens is, this is the most important point of this podcast, that what happens is that whenever you meditate, then only you'll be able to connect it. Otherwise you are not able to get the connection. That is the problem. So hope I have made myself clear, and that is the point. And yeah, वो संदीप जी की बात जो मेरा प्रेडिक्शन था वो आज गलत हो गया। कोई नहीं, कल हो जाएगा या परसों होगा, लेकिन होगा जरूर, याद रखना। थैंक यू, टेक केयर, बाय।